नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग इज अ प्रोसेस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 हिस्ट्री चैप्टर 2। चैप्टर का नाम है फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी द कंपनी एस्टैब्लिशेस पावर। इसके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे हम। ठीक है, ऑलरेडी हमने एक्सप्लेनेशन कर दी है पिछली वीडियो में। अभी फर्स्ट क्वेश्चन लेट्स रिकॉल के अंडर आता है मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग के मैंने सीधे आंसर दिए हैं, आप अपनी बुक खोल के उसमें मैच कर सकते हैं। दीवानी का मतलब है राइट टू कलेक्ट लैंड रेवेन्यू। टाइगर ऑफ मैसूर किसे बोलते हैं? टीपू सुल्तान को। फौजदारी अदालत कौन सी होती है? क्रिमिनल कोर्ट जो होते हैं। रानी चिन्नम्मा लेड एन एंटी ब्रिटिश मूवमेंट इन कित्तूर। ठीक है। सिपाही, सिपाही कौन होते हैं? सिपाही। ठीक है, आगे देखते हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है? पहला है द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल बिगेन विद द बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है। हैदर अली एंड टीपू सुल्तान वर द रूलर ऑफ मैसूर। कहाँ के राजा थे वो? मैसूर के। डलहौजी इंप्लीमेंटेड द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसके बारे में हमने पढ़ा था। मराठा किंगडम वर लोकेटेड मेनली इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट पोर्शन जो है इंडिया का, वहाँ पे है मराठा किंगडम। ठीक है, अब हम देखेंगे थर्ड क्वेश्चन जो है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। अब इसमें सही क्या है और गलत क्या है? द मुगल एम्पायर बिकेम स्ट्रॉन्गर इन द 18th सेंचुरी। 18th सेंचुरी में स्ट्रॉन्गर हुआ था या वो डिक्लाइन हो गया था? ये फॉल्स हो गया। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज द ओनली यूरोपियन कंपनी दैट ट्रेडेड विद इंडिया। ये भी फॉल्स है। ठीक है, और भी कंपनीज आती थी ना, जैसे फ्रेंच हो गए, डच हो गए, पोर्चुगीज हो गए, जो आपस में लड़ते भी थे ये। ठीक है, नेक्स्ट है महाराजा रंजीत सिंह वॉज द रूलर ऑफ पंजाब। कहाँ के राजा थे वो? पंजाब के। और ये सही है, ट्रू है। ठीक है, अब इसके बाद है द ब्रिटिश डिड नॉट इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस इन द टेरिटरी। ठीक है, दे कंक्लूड। क्या सच में उन्होंने कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन में बदलाव नहीं लाया जब उन्होंने जीता? तो वो क्या क्या नई नई पॉलिसीज तो इम्प्लीमेंट करते थे, इसका मतलब ये फॉल्स है। फिर अब डिस्कस के अंदर आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट अट्रैक्टेड यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया। देखा कि जो यूरोपियन व्यापारी कंपनीज थी ना, वो किस वजह से भारत की तरफ आकर्षित होती थी। उनको क्या यहाँ पे इतना पसंद था कि वो लोग यहाँ व्यापार करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते थे। द यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज एंटर इंडिया विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इंडिया प्रोवाइड्स वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट फॉर देम टू ट्रेड इन अदर कंट्रीज। दीज आर द रीजन्स वाई दे एंटर इंडिया इन फॉर ट्रेड। ये खूब सारे प्रोडक्ट्स मिलते थे भारत में, अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट मिलते थे, जिससे उनको व्यापार में काफ़ी मुनाफा होता था। देयर वॉज अ ग्रेट डिमांड ऑफ इंडियन गुड्स इन यूरोपियन कंट्रीज सच एज, जैसे कि कॉटन एंड सिल्क। कॉटन और सिल्क यहाँ से बहुत ज़्यादा जाया करता था, डिमांड में हुआ करता था यूरोप में। इंडियन स्पाइसेस लाइक पेपर, क्लोव्स, कार्डमम एंड सिनेमन वर ऑल्सो इन ग्रेट डिमांड। ठीक है, यहाँ पे ये भी बहुत डिमांड में हुआ करते थे। दीज थिंग्स गुड्स could be purchased at low prices in India and could be sold at very high prices in other countries। देखो, ये सारी जो चीज़ें थी वो सस्ते प्राइसेस में भारत में खरीदी जा सकती थी और बेची भी जा सकती थी अच्छे दामों पे बाहर के देशों में। इसीलिए यूरोपियन व्यापारी कंपनी जो है यहाँ पे फ़ायदा कमाने के लिए आया करती थी। अब क्वेश्चन नंबर 5 है व्हाट वर द एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब्स ऑफ बंगाल एंड द ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या कन्फ्लिक्ट हुआ करता था उनका? ये देखो, द फॉलोइंग वर द एरियाज ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द नवाब्स ऑफ बंगाल एंड ईस्ट इंडिया कंपनी। क्या क्या कारण थे? द कंपनी वांटेड टू एक्सपैंड इट्स सेटलमेंट एंड दे ऑल्सो वांटेड स्पेशल प्रिविलेजेस। देखो, कंपनी क्या करना चाहती थी? अपनी सेटलमेंट बनाना चाहती थी और अपने लिए जो सुविधाएं थी वो भी बढ़ाना चाहती थी। ठीक है, द कंपनी थॉट दैट ड्यूटीज शुड बी रिमूव्ड। कंपनी को लगता था कि जो ड्यूटीज़ थी उनके ऊपर, जो कर देना होता था उनको, वो खत्म कर दिया जाना चाहिए, समाप्त कर दिया जाना चाहिए। फिर है बट द नवाब ऑफ बंगाल वर नॉट रेडी टू गिव देम दैट मच फ्रीडम एंड ऑल्सो रिफ्यूज टू गिव एनी कंसेशन। लेकिन नवाब ऑफ बंगाल जो थे वो तैयार ही नहीं थे उनको ये आज़ादी देने के लिए, और उन्होंने मना कर दिया कि वो उन्हें कोई छूट नहीं देने वाले हैं। नवाब्स डिमांडेड लार्ज ट्रिब्यूट फॉर द कंपनीज राइट टू ट्रेड। नवाब्स ने खूब सारा ट्रिब्यूट या टैक्स मांगा करते थे कंपनी को व्यापार का हक देने के लिए। मिस यूज ऑफ ट्रेड कंसेशन कैसे किया गया? फर्रुखसियार द मुगल एम्परर हैड ग्रांटेड द ब्रिटिश कंपनी फरमान टू कैरी ऑन ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल। फर्रुखसियार नाम के राजा थे जिन्होंने ब्रिटिश कंपनी को ये परमिशन दे दी थी कि आप ड्यूटी फ्री व्यापार कर सकते हैं बंगाल में, बिहार में और उड़ीसा में। ये कब दिया था उनको? 1717 में। तो अब इसके बाद क्या होता था? इंग्लिश ट्रेडर्स हाउएवर मिस यूज द प्रिविलेजेस एंड इवेडेड द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। देखो, इंग्लिश ट्रेडर जो क्या करते थे वो मिस यूज़ करते थे प्रिविलेजेस का, और वो टैक्स को इवेड कर देते थे, यानी कि उससे बचने की कोशिश किया करते थे। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी नवाब ऑफ बंगाल लेड 2 कंडीशंस विच द कंपनी हैड टू ओबे और लूज इट्स राइट टू ट्रेड इन बंगाल। जो 18th सेंचुरी का शुरुआती दौर था, तब नवाब बंगाल के जो थे उन्होंने दो शर्तें रखी थी कंपनी के आगे, जो कि उन्हें माननी थी या फिर उनका जो बंगाल में व्यापार करने का अधिकार था वो छिन जाता। द ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी इंगेज इन प्राइवेट ट्रेड शेल पे कस्टम ड्यूटी और प्रिविलेज ऑफ नॉट पेइंग द ड्यूटी विल बी विदड्रॉन ऑल टुगेदर।
ऑफिशियल जो कंपनी के हैं उनको अगर वो प्राइवेट कहीं कोई व्यापार करते हैं तो उनको कस्टम ड्यूटी देनी पड़ेगी, और या तो फिर उन्हें जो यहाँ पे सुविधा मिली है वो ड्यूटी पे ना करने की वो भी वापस ले ली जाएगी। नवाब ऑल्सो डिनाइड द कंपनी एनी राइट टू मिंट कॉइन्स। नवाब ने कंपनी को मना कर दिया था कोई भी सिक्का बनाने से। मिंटिंग कॉइन्स क्या होता है? सिक्का बनाना। द कंपनी वॉज स्टॉप्ड फ्रॉम एक्सटेंडिंग इट्स फोर्टिफिकेशन। कंपनी को मना कर दिया गया था कि वो अपने एरिया को फोर्टिफाई नहीं कर सकती, अपने एरिया को बंद नहीं कर सकते। हाउ डिड द एजम्पशन ऑफ दीवानी बेनिफिट द ईस्ट इंडिया कंपनी? देखो, दीवानी का जो एजम्पशन है, कंपनी ईस्ट इंडिया को कैसे प्रॉफिट मिलता है, ठीक है। इन 1765 द मुगल एम्परर अपॉइंटेड कंपनी एज दीवान ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। 1765 में क्या होता है, मुगल राजा जो है उन्होंने कंपनी को कैसे दीवान बना दिया, ठीक है, बंगाल का और बिहार और उड़ीसा का। मुगल राजा ने ही बना दिया कंपनी को दीवान, ठीक है। दीवानी गेव द ब्रिटिश राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू एंड ऑल्सो अलाउड देम टू यूज द वास्ट रेवेन्यू रिसोर्सेज ऑफ बंगाल। दीवानी ने जो ब्रिटिश को हक दिए थे क्या करने के? रेवेन्यू कलेक्ट करने के, यानी कि वो कर इकट्ठा कर सकते थे, एंड उन्हें परमिशन मिल गई थी, इजाज़त मिल गई थी कि वो जो वहाँ का रेवेन्यू है, जो वहाँ का कर है, वो इस्तेमाल कर सकते हैं बंगाल का जो कर उनको मिल रहा है। फॉर्मली इट हैड टू इम्पोर्ट गोल्ड एंड सिल्वर फ्रॉम ब्रिटेन इन लार्ज क्वान्टिटीज टू बाय मोस्ट ऑफ द गुड्स इन इंडिया। शुरुआत में कंपनी को सोने और चांदी के सिक्के लेकर ही यहाँ से सामान खरीदने को मिलता था। एट द टाइम ब्रिटेन हैड नो गुड्स टू सेल इन इंडिया विच कुड फैच इट फाइनेंसेस टू बाय इंडियन गुड्स। उस समय जो है ब्रिटेन के पास ऐसा कोई भी चीज़ नहीं थी जो भारत में बेच के वो यहाँ से पैसे कमा के और यहाँ की चीज़ों को खरीद सकते थे वो। सो द दीवानी नॉट ओनली हेल्प इट टू मीट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बट ऑल्सो इनेबल इट टू बाय इंडियन गुड्स टू बी एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन। दीवानी से उनको सिर्फ यही मदद नहीं मिली कि वो अपने प्रशासनिक कार्यों को या उन खर्चों को पूरा कर सकें, बल्कि वो जो यहाँ भारतीय जो सामान था उसे एक्सपोर्ट करने में, ब्रिटेन भेजने में भी उन्हें खर्चा जो लगता था वो भी पूरा करना शुरू कर दिया। इट ऑल्सो हेल्प देम टू स्ट्रेंथन देयर मिलिट्री पावर। इससे उनको अपनी जो मिलिट्री पावर है वो बढ़ाने में भी मदद मिली। एक्सप्लेन द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस। अब सब्सिडरी अलायंस का जो सिस्टम है वो क्या था? द फॉलोइंग वर द फीचर्स ऑफ द सिस्टम ऑफ सब्सिडरी अलायंस गिवन बाय लॉर्ड वेल्सली। सब्सिडरी अलायंस किसने दी थी? लॉर्ड वेल्सली ने। अकॉर्डिंग टू दिस अलायंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू फॉर्म देयर ओन इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्सेज। ये हमने पढ़ा था कि उनके पास कोई भी आर्मी रखने का परमिशन नहीं था, भारतीय जो भी राजा थे। इंडियन रूलर्स एक्सेप्टिंग the subsidiary alliance were not allowed to form any alliance with another ruler, nor can they declare war against any power without the permission of English। इंडियन जो इस अलायंस के तहत क्या हो गया, जो राजा लोग थे ना, वो उन्हें इजाज़त ही नहीं थी, परमिशन ही नहीं थी कि वो किसी दूसरे राजा के साथ अपनी मित्रता का संबंध रख सकें, और ना ही वो किसी के खिलाफ युद्ध कर सकते थे जब तक उनको इंग्लिश परमिशन ना दे देते। द इंडियन रूलर्स एक्सेप्टिंग दिस सिस्टम वर टू अग्री टू द स्टेशनिंग ऑफ द ब्रिटिश कंटिजेंट फोर्सेज फॉर हुज मेंटेनेंस दे वुड पे अ सब्सिडी। देखो, इस ट्रिटी के तहत क्या होता था कि जो भारतीय राजा लोग थे वहाँ पे उनको कौन सी सेना मिलती थी? अंग्रेज़ों की सेना मिलती थी, और उसका ध्यान रखना, उसका खर्चा पूरा करना, ये सब किसका काम था? भारतीय राजाओं का था। ही वुड अलाउड अ ब्रिटिश रेजिडेंट टू स्टे इन हिज स्टेट, और उनका एक रेजिडेंट होता था, ब्रिटिश लोगों का एक आदमी हुआ करता था जो स्टेट में रहता। ही वुड नॉट एम्प्लॉय एनी यूरोपियंस अदर देन द इंग्लिश, एंड इफ़ देयर वॉज ऑलरेडी एनी ही वुड डिसमिस दैम। देखो, तो उन्होंने ये भी कहा कि यूरोप से आए हुए दूसरे जैसे देशों से लोग कोई भी अगर वहाँ पे कुछ काम मांगता है तो राजा को वो परमिशन नहीं है कि वो किसी को एम्प्लॉय कर सके। अगर वो ऐसा करता है तो, या फिर उसने पहले ही ऐसा कुछ करके रखा है, तो वैसे लोगों को उसे निकालना पड़ेगा राजा को, ठीक है। वो सिर्फ अंग्रेज़ ही होना चाहिए, ब्रिटिशर ही होना चाहिए, कहीं और का नहीं होना चाहिए, ना फ्रेंच, ना डच, ना पोर्चुगीज़, ठीक है। इन रिटर्न for acknowledging the British company, army of English was to protect them, but the ruler has to pay for the subsidiary forces। ये बदले में क्या होता था कि ब्रिटिश कंपनी उन्हें क्या, ये सब शर्तें मानने पर ब्रिटिश कंपनी उन्हें मान्यता देती थी, और जो इंग्लिश की आर्मी थी वो प्रोटेक्ट करती थी राजा को, और जो प्रोटेक्शन था उसके बदले में राजा उन्हें पैसे देते थे, यानी कि पेमेंट उनका वहीं से होता था। इफ़ एनी रूलर फेल टू मेक द पेमेंट, अगर कोई भी राजा पेमेंट करने में फेल हो जाता है, देन पार्ट ऑफ हिज टेरिटरी वॉज टेकन अवे एज पेनल्टी, तो कुछ हिस्सा उसकी जो टेरिटरी का है उसे एक पेनल्टी यानी कि उसे फाइन के रूप में ले लिया जाता था। इन व्हाट वे वॉज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ कंपनी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इंडियन रूलर्स। 8 क्वेश्चन है, कैसे जो कंपनी के शासन व्यवस्था थी वो भारतीय राजाओं से अलग थी।
द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंपनी वॉज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ द इंडियन रूलर। कैसे थी? बिफोर द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, भारत में ब्रिटिशर्स के आने से पहले द इंडियन टेरिटरीज वर डिवाइडेड इनटू किंगडम्स रूल्ड बाय डिफरेंट रूलर्स। तो ये छोटे छोटे राज्यों में डिवाइडेड थी, जिसको अलग अलग राजा लोग क्या करते थे, राज्य करते थे इनके ऊपर। द कंपनी मेड अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बाय डिवाइडिंग द टेरिटरी इनटू प्रेसिडेंसीज। कंपनी ने एक प्रॉपर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन का बनाया, जिसमें क्या किया गया कि जो वहाँ की टेरिटरीज थी उन्हें छोटी छोटी प्रेसिडेंसीज में डिवाइड कर दिया गया। द सुप्रीम हेड ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन वॉज द गवर्नर जनरल। जो उनका हेड था वो कौन थे? गवर्नर जनरल थे। बट इंडियन रूलर डिड नॉट हैव प्रॉपर सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। लेकिन जो भारतीय राजा थे उनके पास कोई भी प्रशासन का अच्छा सिस्टम था ही नहीं। फ्रॉम 1773 ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव 2 कोर्ट्स। 1773 से हर एक डिस्ट्रिक्ट में 2 अदालतें हुआ करती थी। अ क्रिमिनल कोर्ट जिसे फौजदारी अदालत कहते थे, अ सिविल कोर्ट जिसे दीवानी अदालत कहते थे। मुस्लिम एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स हु प्रिजाइडेड ओवर सिविल कोर्ट्स। जो मुस्लिम्स थे या हिंदू थे, हिंदुओं के पंडित थे, वो क्या करते थे, उन्हें कानून बनाया। जो यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर थे वो उन कानूनों के ऊपर प्रिजाइड करते थे, उनको देखते थे और सिविल कोर्ट के केसेस को हल करते थे। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल अंडर द काजी एंड मुफ्ती बट अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर्स। लेकिन जो क्रिमिनल कोर्ट के केसेस होते थे वो या तो काजी के पास जाता था या फिर मुफ्ती के पास जाता था। तो किसकी अंडर होता था? लेकिन ये कलेक्टर जो होते थे उनके सुपरविजन के अंडर। मौलवीज एंड हिंदू पंडित्स इंटरप्रेटेड द इंडियन लॉज फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हु प्रिजाइडेड ओवर द सिविल कोर्ट। देखो, मौलवी और पंडित क्या करते थे, ये जो भारतीय कानून है यूरोपियों के लिए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जो प्रिजाइड कर रहा होता था किसके ऊपर? सिविल कोर्ट के ऊपर। द कलेक्टर वॉज द प्रिंसिपल फिगर एंड हिज मेन जॉब वॉज टू कलेक्ट रेवेन्यू। कलेक्टर जो होता था मेन फिगर होता था, प्रिंसिपल फिगर होता था वो, और उसका मेन काम होता था कि वो क्या करता था? रेवेन्यू इकट्ठा करता था और लॉ एंड ऑर्डर का भी ध्यान रखता था वो स्टेट में। अंडर द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 अ न्यू सुप्रीम कोर्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का क्या कहता है कि जो नया सुप्रीम कोर्ट है वो बन जाता है। अ कोर्ट ऑफ अपील, ये कौन सा कोर्ट है? अपील का कोर्ट है, जहाँ पे लोग अपील कर सकते हैं। द सदर निजामत अदालत वॉज ऑल्सो सेटअप एट कैलकटा, और एक और अदालत बनाया गया कैलकाटा में जिसका नाम दिया गया सदर अदालत। फिर डिस्क्राइब द चेंजेस दैट अकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी। जो चेंजेस कंपोजिशन आर्मी की में आई उसके बारे में बताना है। ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी में क्या होता है? द ईस्ट इंडिया कंपनी बिगैन रिक्रूटमेंट फॉर इट्स ओन आर्मी। 18वीं शताब्दी में क्या होता है? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी आर्मी के लिए क्या करती है? रिक्रूटमेंट स्टार्ट करती है, यानी कि लोगों को सर्विसेज देना शुरू करती है। द फॉलोइंग वर द चेंजेस दैट ऑकर्ड इन द कंपोजिशन ऑफ द कंपनीज आर्मी। देखो, कुछ बदलाव आर्मी की कंपनी में आए, उनका ब्यौरा उनके बारे में हमें दिया गया है। इट स्टार्टेड रिक्रूटिंग पीजेंट्स एंड ट्रेन देम एज प्रोफेशनल सोल्जर्स। इन्होंने क्या किया कि जो पीजेंट्स हैं उनको रिक्रूट करना शुरू कर दिया और उसे और ट्रेन करते थे जैसे प्रोफेशनल सोल्जर की तरह। द इंग्लिश कंपनी दो रिसीव्ड इंडियन सोल्जर्स इन द आर्मी बट दे वर नेवर अलाउड टू एक्वायर एनी हायर पोस्ट। देखो, हालांकि भारतीय सोल्जर्स को भी अधिकार था कि वो जाके आर्मी में सर्विस कर सकते हैं, लेकिन उन्हें बराबरी का दर्जा वहाँ नहीं मिलता था। द कंपनीज आर्मी वॉज कम्पोज ऑफ कैवेलरी एंड द इन्फेंट्री। द कैवेलरी डोमिनेटेड द आर्मी इन स्टार्टिंग। देखो, कंपनी की आर्मी किससे बनी होती थी? ये या तो फिर घुड़सवार होते थे या फिर पैदल वाले सैनिक हुआ करते थे। तो शुरुआत में जो है आर्मी में सबसे ज़्यादा रुतबा किसका होता था? घुड़सवार लोगों का। द इन्फेंट्री रेजिमेंट्स बिकेम मोर इम्पॉर्टेंट व्हेन द वॉरफेयर टेक्नोलॉजी चेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। जो इन्फेंट्री का रेजिमेंट था ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है जब वॉरफेयर थी किसकी? टेक्नोलॉजी की। युद्ध किसका है? टेक्नोलॉजी से। चेंज ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, तो ये क्या हो गया? यहाँ पे टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है 19th सेंचुरी में। द सोल्जर्स ऑफ द कंपनी वर सब्जेक्टेड टू यूरोपियन स्टाइल ऑफ द ट्रेनिंग। तो जो सोल्जर्स कंपनी के हैं वो क्या करते हैं? सब्जेक्ट थे किसके लिए? यूरोपियन स्टाइल ट्रेनिंग के लिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है हमें? द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल कैलकाटा ग्रू फ्रॉम अ स्मॉल विलेज टू अ बिग सिटी। क्या? तो फाइंड आउट अबाउट द कल्चर, आर्किटेक्चर एंड द लाइफ ऑफ द यूरोपियंस एंड इंडियंस ऑफ द सिटी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। कैसी थी जिंदगी उन लोगों की? लाइफ ऑफ यूरोपियन एंड द इंडियन ऑफ द सिटी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड कैसी रही होगी? द यूरोपियन वर लिविंग इन द वेल सर्व्ड एरियाज इन कैलकाटा आफ्टर द ब्रिटिश कंक्वेस्ट ऑफ बंगाल।
देखो, जैसे ही उन्होंने बंगाल को जीत लिया तो वो एक अच्छी जगह पे रहना शुरू हो गए बंगाल की। ऑन द अदर हैंड द नेटिव पीपल वर लिविंग इन वेरी कंजेस्टेड एरियाज। जो दूसरी तरफ से यहाँ के लोग थे वो बहुत ही तंग एरियाज में रहने लगे। द यूरोपियन हैव द एंटायर डोमेस्टिक एंड एंटरटेनमेंट रिलेटेड फैसिलिटीज लाइक वाटर सप्लाई, इलेक्ट्रिसिटी, सीवेज लिंक्स एंड क्लब्स, ड्रामा, रेस, गोल्फ फॉर एंटरटेनमेंट। देखो, यूरोपियन के पास सारे ही जो डोमेस्टिक घरेलू जो एंटरटेनमेंट के साधन होते हैं, यानी कि मनोरंजन के साधन थे, पानी होता था, बिजली और जितना भी सफाई का सब सुविधाएं उनको मिलती थी। इंडियंस लैक इन दीज बेसिक फैसिलिटीज ऑफ लाइफ। भारतीयों के पास ऐसी कोई भी सुविधा नहीं थी। द मेन फीचर्स ऑफ कैलकाटा सिटी ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड वर एज फॉलोज। तो कैलकाटा सिटी के कॉलोनियल पीरियड में कुछ ऐसे फीचर्स थे। कैलकाटा फ्रॉम 1750 to 1805, ठीक है। द वर्क ऑफ प्लानिंग ऑफ कैलकाटा वॉज कैरिड बाय डिफरेंट गवर्नर जनरल्स। जो प्लानिंग का वर्क था कैलकाटा में वो किसके द्वारा किया जाता था? गवर्नर जनरल के द्वारा किया जाता था। आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी सिविल लाइन एरियाज वर डेवलप्ड। तो सिविल लाइन एरियाज को डेवलप किया गया बैटल प्लासी के बाद। प्लानिंग ऑफ कैलकाटा आफ्टर लॉर्ड वेल्सली कैसे होता है? आफ्टर वेल्सलीज डिपार्चर द वर्क ऑफ टाउन प्लानिंग वॉज कैरिड ऑन बाय लॉटरी कमेटी। देखो, वेल्सली जब चले जाते हैं उसके बाद लॉटरी कमेटी के थ्रू वो काम देखा जाता है जो गवर्नमेंट को हेल्प करती थी। रोल ऑफ हेल्थ एंड टाउन प्लानिंग ऑफ कैलकाटा। जो हेल्थ का और टाउन प्लानिंग का रोल है कैलकाटा का वो देखना है। द थ्रेट ऑफ एपिडेमिक्स गेव अ फर्दर इम्पेटस टू टाउन planning. Change in attitude of the government for planning. The densely built up areas were seen as insanitary since they constructed direct sunlight and circulation of air. ठीक है, जो ज़्यादा घने एरियाज थे ना उनको उनमें बहुत परेशानियाँ होती थी, साफ़ सुथरे नहीं रहते थे, ठीक है, उनको अच्छे तरीके से समझा भी नहीं जाता था अंग्रेज़ों से। एंटरटेनमेंट द यूरोपियन एंजॉयड क्लब्स, रेस, गोल्फ एंड लार्ज होम्स विद डोमेस्टिक फैसिलिटीज़ लाइक वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो, एंटरटेनमेंट के लिए यूरोपियन क्या करते थे? क्लब्स में जाते थे, रेस करते थे, गोल्फ खेलते थे और बहुत सारी घर में जो सुविधाएं होती थी जैसे कि पानी और बिजली की, ये सब होती थी उनके पास। कल्चर ड्यूरिंग दिस टाइम कैलकाटा डेवलप्ड एज अ सिटी ऑफ ड्रामाज, थिएटर्स, म्यूजिक एंड रिलीजियस फेस्टिवल। उसी समय में कैलकाटा जो है क्या हो जाता है? एक ऐसा शहर बन जाता है जहाँ पे ड्रामे हुआ करते थे, थिएटर हुआ करता था, म्यूजिक और रिलीजियस फेस्टिवल हुआ करते थे। The city was developed as the example of architecture along with the best cuisine. ठीक है, सिटी का जो डेवलपमेंट होता है वो कैसे होता है कि ये बाद में क्या हो जाता है? एग्जाम्पल बन जाती है धीरे धीरे। कलेक्ट पिक्चर, स्टोरीज, पोएम्स एंड इंफॉर्मेशन अबाउट एनी ऑफ द फॉलोइंग। द रानी ऑफ झांसी महाजी सिंधिया, हैदर अली, महाराज रंजीत सिंह, डलहौजी और एनी टू रूलर ऑफ योर रीजन। ठीक है, ये सब था। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। धन्यवाद।